नमस्कार। मैं हूं सुनील हालाखंडी और आप देख रहे हैं सुनील हालाखंडी का एक्शन रिप्ले। आज मैं बात करूंगा इस अपने एपिसोड में कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसे कि बहुत ज्यादा संभावना है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को ही अगला मुख्यमंत्री भाजपा घोषित करेगी। और इस बारे में हो सकता है कुछ प्रोसीजरल या डिस्कशन चल रहे हो या फिर कुछ प्रोसीजरल देर हो या कुछ अंत में डिपार्टमेंट्स को लेके या कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो। और ये भी हो सकता है कि डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया हो और कुछ कारण से जो कुछ लोग कहते हैं कि आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, अमावस्या है वगैरह वगैरह है, जैसा कि बीजेपी मानती है, इसके लिए इसकी घोषणा नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र का नतीजा वैसे तो 23 तारीख को आ गया था और उसमें जो महायुति थी, यानी एनडीए का जो महाराष्ट्र का संस्करण था, महायुति ने उसने भारी बहुमत जीता था। और 132 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 57 सीटें शिवसेना ने जीती थी, जो वास्तव में शिवसेना या आप कहेंगे शिंदे की शिवसेना ने जीती थी। क्योंकि अभी भी जब शिवसेना की बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे या ठाकरे का ही नाम दिमाग में आता है। पर चुनाव आयोग ने शिवसेना जो है उसको उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही असली माना है। और 41 सीटें अजीत पवार की एनसीपी, वो भी असली एनसीपी ने जीती थी। महाविकास आघाड़ी की कुल मिला के 46 सीटें मिली और अगर इनमें दो सीटें समाजवादी पार्टी की जोड़ दी जाएं तो फिर इंडी गठबंधन की अपन 48 सीटें कह सकते हैं। और ये सब मिलकर भी शिवसेना से की 56 सीटों से 57 सीटों से कम है। तो उनकी कोई स्थिति नहीं है। सारे विश्लेषक कह रहे हैं या तो अ, हंग जो का मानना था, या तो हंग असेंबली आएगी या फिर बहुत ही थिन मेजोरिटी से कोई भी एक गठबंधन को सत्ता में आएगा, या रिजल्ट में बताएगा कि या तो महायुति के पास एक थिन 150-55 सीटें होंगी या फिर महाविकास आघाड़ी के पास 150-55 सीटें होंगी। और उस स्थिति में अजीत पवार या फिर उद्धव ठाकरे पाला बदल सकते हैं। दोनों ही काफी एम्बिशियस हैं और चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और उद्धव ठाकरे तो इस तरह से एक बार 2019 में बार्गेनिंग करके अपने चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो ये मौका इस बार फिर उनको मिल सकता था अगर हंग असेंबली या बराबरी का मुकाबला होता है या बहुत हल्की मेजोरिटी से किसी भी पार्टी की सत्ता आती, तो वो अजीत पवार और उद्धव ठाकरे स्विच ओवर कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 में आपको जैसे पता कि बीजेपी 2019 की, फिर 2014 की बात करें तो 124 सीटें लेकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय की खास बात यह थी कि उस समय चारों पार्टियां जो संयुक्त शिवसेना, संयुक्त एनसीपी और कांग्रेस और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। और उस समय किसी को भी बहुमत मिलना नहीं मिला था। शिवसेना के पास करीब 56 सीटें आई थी और यदि ये दोनों चाहते तो उस समय मिलकर सरकार बना सकते थे या उस समय उद्धव ठाकरे बार्गेन कर सकते थे। लेकिन शायद ऐसी स्थिति नहीं आई। कारण मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं आई। पर उस समय देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के, उन्होंने उनके नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाने का अ, दावा ठोका। मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ भी ली और फिर जब विधानसभा में इस पर बहुमत सिद्ध करने का मौका आया तो शरद पवार ने उनका सपोर्ट करने की घोषणा की और किसी तरह से कंट्रोवर्शियल तरीके से ध्वनि मत से ही वहां पर दोनों उसने बहुमत सिद्ध कर दिया। और बाद में तो फिर 56 सीटों की शिवसेना बीजेपी का साथ सरकार में आ गई और बड़े आराम से 5 साल तक सरकार चली और इसने अच्छा काम किया। 2019 में शिवसेना के पास शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था और दोनों ने मिला के एक अच्छा कंफर्टेबल मेजोरिटी प्राप्त की थी। दोनों के मिलकर करीब 160 सीटें हो रही थी। लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे अड़ गए चीफ मिनिस्टर बनने के लिए और फिर उन्होंने अपना हार्ट एंड बॉडी, माइंड एंड सोल सबको गिरवी रखकर दोनों कांग्रेसों के साथ समझौता किया और मुख्यमंत्री बन गए। वो इस मुख्यमंत्री बन के सरकार बनने के बाद कोई खास विकास कार्य नहीं हुए। और ये जो सरकार है जानी जाती है मुख्यतः उन घटनाओं के लिए जिनमें कि वसूली कांड हुआ था, जिनमें भ्रष्टाचार का बहुत कुछ हुआ था। अंबानी की अंटालिका के नीचे विस्फोटों से भरी कार पाई गई थी। कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी कांड हुआ था। और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर, इस केस में भी काफी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो इन सब के लिए जानी जाती हैं ये। हालांकि उद्धव ठाकरे क्लेम करते हैं कि उन्होंने, या कांग्रेस भी या
महाविकास आघाड़ी आघाड़ी भी क्लेम करती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कोरोना के दौरान, और वो ऐसा लगता भी है कि उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन इसका रिजल्ट यह हुआ कि कोरोना में अधिकतर लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे। और वहीं से उसी किताब से एक पेज लेके या एक लाइन लेके उद्धव ठाकरे ने भी वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया, और वो हार्डली एक या दो बार सचिवालय गए या अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में गए, और यहाँ तक कि वो एक दो बार ही जो ऑफिशियल उनका रेजिडेंस है वर्षा करके महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का, उसमें गए। वे अधिकतर टाइम अपने मातोश्री से, जो उनका पैतृक घर है, पैतृक यानी उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे का बनाया हुआ है, उस घर से ही वो काम करते रहे। हालांकि काम क्या किया ये किसी को आज तक पता नहीं है। कई लोग तो ये बताते हैं कि वो अपने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों तक को फोन पे बात नहीं करते थे, और कुछ मंत्री तो पत्रकारों से पूछते थे कि उनका कोई नंबर चेंज हो गया क्या, क्योंकि जो नंबर उनके पास है उस पर वो उठाते ही नहीं है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब अ, मुख्यमंत्री बनने में और शपथ लेने में जो देरी हो रही है इतने भयंकर बहुमत के बाद भी, तो ये तो सचमुच में एक चिंता की बात तो है, और काफी डिस्कशन की भी बात है। लोग इस पे डिस्कशन भी कर रहे हैं, और यदि इसी तरह चलता रहा तो शायद भाजपा एक बार फिर से एक हंसी का माध्यम बन जाएगी। कल दिल्ली में अमित शाह के साथ में अजीत पवार, फडणवीस और शिंदे की मीटिंग हुई थी, और उसमें शायद कुछ डिसीजन लिया भी गया हो। क्या लिया हो गया हो, मंत्री के बारे में, मंत्री पद के बारे में, क्या कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका डिसीजन शायद हो चुका हो, और किस तरह से कौन सा विभाग मंत्री विभाग विभिन्न पार्टियों को दिया, ये सब डिस्कशन हुए होंगे जो कि बाहर नहीं आए हैं। और उसके बाद आज एक तीनों की मीटिंग होने वाली थी बॉम्बे में, लेकिन किसी कारणवश जो शिंदे हैं वो अपने गृहनगर सतारा चले गए। बाद में इसका कारण एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तो। लेकिन ये सब एक कंट्रोवर्सी, जो जो पत्रकार हैं वो कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश तो जरूर करेंगे। लेकिन कुछ सूत्रों का बताना है कि सब कुछ निर्णय निर्णय हो चुका है। अजीत पवार डेप्यूटी मिनिस्टर बनेंगे। केवल इतना है कि शिंदे सरकार में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो किस रूप में होंगे। और बीजेपी की कोशिश रहेगी कि वो ये डिपार्टमेंट ले उप मुख्यमंत्री बन जाए। इसके अलावा वो दो मुख्य डिपार्टमेंट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक तो शहरी विकास मंत्रालय और एक गृह मंत्रालय। और बीजेपी का कहना है कि ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के साथ ही रहने चाहिए, क्योंकि 2014 की सरकार में ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री के पास ही थे। तो क्या सेटलमेंट होता है, उनको कुछ रेवेन्यू विभाग या कुछ दिया जाए, इसके बाद निर्णय हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली संडे को इसकी मीटिंग होगी, और संडे को बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग होगी, और एक जो प्रोसेस है बीजेपी का वो प्रोसेस फॉलो करेगी, और उसके बाद महायुति की होगी, और उसमें देवेंद्र फडणवीस को मंडे तक नेता चुन लिया जाएगा, और फिर उनको शपथ ग्रहण की प्रक्रिया को पूरी करके महाराष्ट्र में सरकार का गठन का कार्य पूरा हो गया, ऐसा अब तक के सूत्र बताते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो ये एडवोकेट कर रहे हैं कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसकी जो कारण बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्हें जब 2-2.5 साल पहले की सरकार चलाई वो बहुत ही अच्छी सरकार चलाई, और ये कंटिन्यूटी मेंटेन करनी चाहिए। और शिंदे और फडणवीस जो उसके डेप्यूटी थे, उनके अच्छे संबंध थे, और दोनों ने मिलकर अच्छी केमिस्ट्री थी, तो अच्छी सरकार चलाई, और विकास के काफी कार्य हुए। अब लोग उन लोगों का कहना है, हाँ, कहना है कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जैसा बीजेपी ने बिहार में किया, कि बिहार में वो अल्पमत की जो कम सीटें लेके आया नीतीश कुमार, उस उनको ही मुख्यमंत्री बनाया। तो लोग ये समझते हैं, ये नहीं समझते हैं कि महाराष्ट्र और बिहार की सिचुएशन अलग है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास एक स्ट्रांग लीडर है, जबकि उसका समकक्ष बिहार में कोई नहीं था, और वहां पे प्री डिसाइड था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरी बात ये थी कि अगर नीतीश कुमार छोड़ के चले जाते तो उनके वहां पे उनकी सरकार बनती भी नहीं, और जैसा उन्होंने एक दो बार भी किया है। और 2020 के चुनाव के बाद में चुनाव के बाद में उनको इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया, हालांकि वो बाद में भी छोड़ के गए। पर फिर भी बिहार का और इसका कोई एक वो नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी पार्टी थी, वो कोई पार्टी तोड़ के नहीं आए थे, जबकि यहाँ पे शिवसेना को बीजेपी ने मदद की थी एक पार्टी पर अपना अधिकार जमाने के लिए। अब जो बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को
को मुख्यमंत्री बना के सीधा सीधा यही संदेश देना चाहती है कि वो कंट्रोल में, और वो उद्धव ठाकरे की तरह ये समझा रही की भी कोशिश कर रही है कि शिंदे को, कि जैसे आपने इंसिस्ट किया और जैसे पहले 2019 में उद्धव ठाकरे ने इंसिस्ट किया, तो फाइनली उनकी क्या गत हुई। तो किसी तरह से ये जो डिले हो रहा है, ये शायद शिंदे को समझाने की कोशिश में है कि आप स्वीकार कर लीजिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे, और आप उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और कुछ आपको महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं। इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट वो ये है कि बीएमसी के चुनाव अगले में हो सकता है, कहीं बीएमसी के चुनाव के बारे में भी कुछ अंदर खाने में कुछ डिस्कशन या बार्गेनिंग हो रही हो, क्योंकि बीएमसी का सबसे बड़ा, बहुत मतलब एशिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है, और इसका करीब 50,000 करोड़ का बजट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये अभी अभी तक इतिहास काफी पिछले कई सालों से शिवसेना का इस पे अ, वर्चस्व रहा है। अभी भी लास्ट टाइम भी उद्धव की शिवसेना का ही इस पे था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है कि बीएमसी के चुनाव में कौन ज्यादा सीटें लेगा और किसका मेयर होगा। तो शायद ये बात भी डिस्कशन के बीच एक चल रही हो। उसके अलावा कुछ विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी फंड शिंदे को बनाकर एक अपना लॉन्ग टर्म प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं कर सकती है, जैसा कि बिहार में हुआ, और वो अब तक उस झटके से उससे उभर नहीं पा रहे हैं। और अ, अगर 5 साल तक शिंदे एक बार और मुख्यमंत्री बनते रहते, और वो अगर वो अपने साथ में फडणवीस को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहते, तो अब तक जो चलती आती कि दोनों बराबरी की और साथ साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर शिंदे बॉस बनकर रहते, और उसका वो व्यवहार फडणवीस के बाद नहीं रहता, और हो सकता है उसकी वजह से जल्दी ये सरकार टूट जाती या फिर इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती। तो ये कारण रहा है, अभी रहा है बीजेपी के दिमाग में। और बीजेपी मौका दे रही है शिंदे को संभलने का लिए, लेकिन उनको शायद कहीं ना कहीं उनको ये भी बता दिया गया है कि अदरवाइज आपका लेकिन उद्धव ठाकरे में और शिंदे में एक बात डिफरेंस है कि उद्धव तो एक डायनेस्ट है, उनको तो बाप की बपौती में सीट मिली थी, उनका खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और उनका कुछ विशेष कार्य उसने ऐसा किया हो ऐसा भी नहीं। जबकि शिंदे ग्रास रूट के नेता हैं, जमीन से उठ कर आए हैं, और उन्होंने काफी काम भी किया है, पार्टी के लिए भी किया है, सरकार में भी किया है, और अपने दम पर वो उन्होंने शिवसेना को तोड़ी, और आज वो सही रूप से बाला साहब ठाकरे के जो उत्तराधिकारी है, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो बीजेपी एक तरह से एक दूसरी शक्ति वहां पे अपने खड़े नहीं होने देना चाहती है, और मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। शिंदे भी शुरू में ऐसा कहीं जब 2.5 साल पहले जब शिंदे अलग हुए थे, तब भी कहीं ये समाचार नहीं आया था कि शिंदे ने कोई ऐसी डिमांड रखी है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। और ये तो सारी जनता को भी तब ही पता लगा कि तो उस दिन दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि शिंदे शाम 7 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये मेरे लिए भी और मेरे ख्याल से आप सब लोगों के लिए भी एक आश्चर्य की बात होगी कि बीजेपी क्यों अपना मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। पर उस समय कारण ये था कि ये मराठा नेता थे, और बीजेपी अपनों में मराठाओं में एक संदेश देना चाहती थी कि दे केयर फॉर मराठा। सो वो एक बहुत बड़ा कारण था, और उस समय जरांगे पाटिल का भी एक आंदोलन छिड़ा हुआ था, और जरांगे पांडी पाटिल का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि वो बीजेपी को साफ करना चाहता था। तो उसके इसको काउंटर करने के लिए उस समय एक मराठा नेता को बनाया गया था चीफ मिनिस्टर। तो अब वो सब कारण नहीं है, सब चीज कंट्रोल में है, और बीजेपी को अगर लॉन्ग टर्म अपनी स्टेब्लिश करनी है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो देवेंद्र फडणवीस को ही चीफ मिनिस्टर बनाए। इसमें एक अंतिम बात मैं बताऊंगा कि मोदी और शाह, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह, कुछ सरप्राइजेस देने के भी उनका इतिहास रहा है, जैसा कि उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया। किसी को नहीं मालूम था कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और राजस्थान में जो है मनोहर शर्मा, भजन लाल शर्मा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह का अगर कोई सरप्राइज आता है, तो फिर वो भी सरप्राइज की बात नहीं होगी, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से आ रहा है। तो ऐसा भी एक संभावना है। संभावना नहीं है, ये एक होता है, तो भी आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस के लिए कोई एक नया ही नाम
अच्छा उसमें मॉडल में से निकाला जाए। तो बस इसी थॉट के साथ मैं आपके छोड़ जा रहा हूँ। आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।